नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 का एजेंडा देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। ईडी के देशव्यापी छापे में बड़ी बरामदगी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 53 लाख रुपए कैश और 1900 अमेरिकी डॉलर इस वक्त जब्त किए गए हैं। 540 ग्राम सोना, सोने के 1.5 किलो जेवरात को जब्त किया गया है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में छापेमारी कल की गई थी। कल दिल्ली एनसीआर में 15 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की थी और वहां से ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं। इस सबकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लालू यादव के जो करीबी हैं उनके ठिकानों पर यह छापेमारी की गई थी, जहां से तमाम चीजें अब बरामद की गई है। सबकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 53 लाख रुपए कैश, 1900 अमेरिकी डॉलर जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 540 ग्राम सोना और सोने के 1.5 किलो जेवरात को भी जब्त किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि यह पूरा मामला सामने आया था नौकरी के बदले जमीन घोटाला, जहां जमीन ली गई और बदले में नौकरी दी गई। और अब इस पूरे मामले में ये छापेमारी कल 15 जगहों पर छापेमारी की गई थी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में, जहां से ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं ईडी की तरफ से। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी इस वक्त जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? कल ये छापेमारी दिल्ली एनसीआर इलाके में की गई थी और वहां से तमाम चीजें बरामद की गई हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो रेल मंत्री रहने के दौरान लालू प्रसाद यादव पर तमाम तरीके के जो आरोप है वो ईडी द्वारा लगाए गए थे, सीबीआई द्वारा भी लगाए गए थे। ऐसे में कल कई जगहों पर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर की बात करें या बिहार की बात करें, करीब 15 से 16 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की थी और देर शाम तक ये छापेमारी चली थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं ईडी को महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो भी ईडी ने बरामद किए हैं, सोर्सेज बताते हैं। इसके अलावा 53 लाख रुपए नकद की अगर हम बात करें और 1900 अमेरिकी डॉलर की बात करें या 540 ग्राम स्वर्ण की बात करें, इसके साथ ही करीब 1.5 किलो के आसपास जो आभूषण हैं सोने के, वो कहीं ना कहीं ईडी ने बरामद किए हैं। हालांकि ये सब सोर्सेज के हवाले से खबर है, आधिकारिक तौर पे ईडी क्या कुछ स्टेटमेंट देती है ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला है, जमीन के बदले नौकरी देने का जो आरोप है, वो खासतौर पे लालू प्रसाद यादव के करीबियों पर, उनके रिश्तेदारों पर, उनके सहयोगियों पर लगा था। इसके बाद लगातार चाहे सीबीआई की बात करें चाहे ईडी की बात करें, एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, लगातार पूछताछ हो रही है। और यही कारण है कि कल लंबी जो पूछताछ हुई है लालू प्रसाद यादव के करीबियों और उनके सहयोगियों से, उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीजें निकलकर सामने आई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के पर कार्रवाई हुई, उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी सीधे तौर पर सरकार पर आज ट्वीट के माध्यम से कल एक ट्वीट किया था और साफ तौर पे निशाना साधा था कि जानबूझकर कहीं ना कहीं परेशान करने का प्रयास है वो किया जा रहा है। और एक तरीके से ईडी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया था, जो कि आमतौर पे जब भी सत्ता पक्ष की बात करें, जब केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वो कोई कार्रवाई करती है तो विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर इस तरह के आरोप पहले भी लगाए जाते रहे हैं। ऐसे में इस मामले में भी इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की अब मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से दिल्ली में कार्रवाई हुई, बताया जाता है करीब 3 जो घर है लालू प्रसाद यादव के बेटियों के, वो दिल्ली में मौजूद है। और वहां पे भी सोर्सेज के हवाले से खबर है कि वहां पे भी ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए थे और पूरी तरीके से पुख्ता जानकारी थी, पुख्ता आधार था। चूंकि ईडी कई महीनों से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो निश्चित रूप से इसके बाद कहीं ना कहीं ये कार्रवाई हुई है। ये जो आभूषण की बात करें, स्वर्ण की बात करें या अमेरिकी डॉलर्स की बात करें, उसकी बरामदगी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि निश्चित रूप से दाल में कुछ काला जरूर है। हालांकि ईडी की ओर से क्या कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है ये देखना होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि लालू प्रसाद यादव के करीबियों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा है किस तरीके से ईडी से पहले जो सीबीआई ने भी इस तरीके की पूछताछ की थी। लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई थी, मीसा भारती के घर पर सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए थे और वहां पे लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई। और इसके लालू प्रसाद यादव से जब पूछताछ हुई उसके ठीक एक दिन पहले जो राबड़ी देवी है उनसे बिहार में पूछताछ हुई थी। हालांकि लालू प्रसाद यादव का परिवार पूरी तरीके से यही बात कह रहा है कि
जानबूझकर जो केंद्र सरकार है वो परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर मेरे पिताजी को किसी भी तरीके से कुछ होता है तो मैं जी। कहीं न कहीं मैं भी करारा जवाब दूँगा। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार एक तरीके से एकजुट नज़र आ रहा है। वो कह रहा है कि लालू प्रसाद यादव पर जो आरोप लगे हैं वो निराधार है। लेकिन जिस तरीके से ज़मीन के बदले नौकरी देने का जो आरोप लगा है वो काफ़ी गंभीर आरोप है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई उनके करीबी, कई उनके सहयोगियों के नाम पर प्लॉट की रजिस्ट्री करा दी गई और ऐसे लोगों ने प्लॉट की रजिस्ट्री कराई जिसका सीधा संबंध कहीं ना कहीं उन लोगों से था जिनको रेलवे में खासतौर पे डी ग्रुप में नौकरी दी गई थी। तो निश्चित रूप से काफी जो बेहद गंभीर जो आरोप है वो लालू प्रसाद यादव और उनके करीबी और उनके सहयोगियों पर लगे हैं। हालांकि अभी भी जो कार्रवाई है वो आगे भी चल सकती है, ऐसे ईडी के सोर्सेज बताते हैं, सीबीआई के सोर्सेज बताते हैं। तो एक बात स्पष्ट है कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें पहले भी बढ़ी हुई थी, चाहे चारा घोटाले की बात करें, और अब कहीं ना कहीं रेलवे वाले मामले में भी लालू प्रसाद यादव और उनके सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए पीयूष, ये कोई पहली बार नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ ईडी या सीबीआई जांच करती है, छापेमारी करती है, तो वो व्यक्ति हर बार यही कहता है कि जो आरोप लगे हैं वो निराधार हैं। हालांकि जब कोर्ट में पूरे मामले पहुंचते हैं तो सच्चाई निकलकर सामने आती है, क्योंकि कोर्ट सिर्फ सबूत की बात करता है। फिर चाहे मनीष सिसोदिया हो, के कविता हो, या फिर लालू प्रसाद यादव या उनकी बेटियां हो। इसी तरीके का अब ये मामला भी सामने आ गया, जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि वो एकदम पाक साफ है, कोई गड़बड़ी उन्होंने नहीं की है। लेकिन जो तमाम चीजें बरामद हुई हैं, ये फिर कहां से आई? ये सवाल इस वक्त तो उठना लाजमी है। देखिए निश्चित रूप से जब भी कोई किसी पे कार्रवाई करता है, चाहे नॉर्मल से पुलिस भी कोई भी किसी पे कार्रवाई करती है, तो सीधे तौर पे पुलिस पर और राज्य सरकार पर दोष मढ़ दिया जाता है। और इसी तरीके से पूरी तरीके से जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उन पर भी आरोप मढ़ा जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले अगर कांग्रेस की सरकार थी तब भी कहीं ना कहीं छापे पड़ते थे या किसी से पूछताछ होती थी तो सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाता था, सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया जाता था। और आप पूरा प्रकरण देखिए, एक के बाद एक ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि कुछ महीनों पहले जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हुई तो कांग्रेस पार्टी किस तरीके से सड़कों पर आ गई और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। और वही हाल की कविता के मामले में देखने को आज मिल रहा है। थोड़ी देर में की कविता भी ईडी दफ्तर संभवतः जाएंगे या ईडी के जो अधिकारी हैं वो संभवतः उनके घर पर आकर पूछताछ करेंगे। लेकिन उससे पहले जो की कविता है उनके घर के बाहर जो उनके समर्थक हैं उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी है। उनके समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के केस में ऐसा देखने को नहीं मिला कि लालू प्रसाद यादव के जो समर्थक हैं वो कहीं पहुंच गए हो या किसी तरीके से नारेबाजी की हो या प्रदर्शन किया हो, क्योंकि लालू प्रसाद यादव मामले में पहले से ही जो कार्रवाई है वो चल रही थी। और लालू प्रसाद यादव चूंकि दिल्ली में है और बिहार में इनके ज्यादातर समर्थक जो है वो है, ऐसे में निश्चित रूप से सत्ता पक्ष पर जो आरोप हैं वो अक्सर लगाए जाते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की बात करें या मनीष सिसोदिया की बात करें, की कविता की बात करें या और भी लोग जिन लोगों पर ईडी या सीबीआई की कार्रवाई हुई है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर ये आरोप मढ़ते हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी कि ये राष्ट्रीय जांच एजेंसियां है। ईडी कभी भी कोई कार्रवाई करती है, सीबीआई कभी भी कोई कार्रवाई करती है तो सीबीआई के पास निश्चित रूप से पुख्ता आधार होता है, क्योंकि जब भी लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं तो आप देखिए जब मामला न्यायालय में जाता है, कोर्ट में भी जाता है, तो कई लोगों को इस मामले में राहत नहीं मिलती है। कई ऐसे लोग हैं जिन पर ईडी ने आरोप लगाया, उनको महीनों से जमानत नहीं मिली है। तो निश्चित रूप से काफी पुख्ता जो आधार है वो ईडी के पास लालू प्रसाद यादव के खिलाफ होगा। यही कारण है कि एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है, चाहे ईडी कार्रवाई कर रही है, चाहे सीबीआई कार्रवाई कर रही है। और एक बात स्पष्ट है कि लालू प्रसाद यादव की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव का चूंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है और इसका हवाला जो है लालू प्रसाद यादव के करीबी भी दे रहे हैं, उनके जानने वाले भी दे रहे हैं, या उनके जो सहयोगी दल है या जो लालू प्रसाद यादव को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वो कह रहे हैं कि चूंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे में इस तरीके की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूंकि जांच एजेंसियां हैं, किसी भी तरीके से कोई गंभीर आरोप किसी पर लगते हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई करती है और इसी कड़ी में कार्रवाई की भी जा रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब प्रयागराज की, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शूटआउट काउंट से 5 दिन पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन नजर आ रही है और ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। अतीक की पत्नी के साथ कौन है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल अतीक की पत्नी के साथ में शूटर साबिर बताया जा रहा है और जो ये सीसीटीवी फुटेज है वो 19 फरवरी का है। जिस दिन पूरा यह हत्याकांड हुआ उससे 5 दिन पहले का है। रात 8:57 का है
और अतीक गैंग के शूटर बल्ली के घर पे शाइस्ता परवीन पहुंची थी। उस दौरान का ये वीडियो इस वक्त सामने आया, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि शूटर बल्ली का नाम भी अतीक गैंग की लिस्ट में ही शामिल है, जिनके घर शाइस्ता परवीन गई थी। बल्ली धूमनगंज क्षेत्र के नीवा गांव का रहने वाला है। शाइस्ता परवीन उस दिन उनके घर पहुंची थी, जिसका ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ रहा है। एसटीएफ जो है वो लगातार जांच कर रही है, के बाद एक खुलासे कर रही है। जितने भी सीसीटीवी फुटेज हो सकते हैं उनको खंगालने की कोशिश एसटीएफ लगातार कर रही है और इसी कोशिश में ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त एसटीएफ के हाथ लग गया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें अतीक की पत्नी के साथ शूटर साबिर बताया जा रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जो पूरा प्रयागराज में जो हत्याकांड हुआ, 2 लोगों की हत्या की गई उमेश पाल हत्याकांड में, उस हत्याकांड से 5 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, एसटीएफ जो है वो लगातार जांच कर रही है और इसी जांच में अब एक ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो एसटीएफ के हाथ लग गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड हुआ, जिसको लेकर 22 टीमें अब तक लगातार छापेमारी कर रही हैं, न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर नेपाल और थाईलैंड जैसे देशों में भी लगातार जो भारत की टीमें हैं वो जा रही हैं। यहां से एसटीएफ की टीमें नेपाल भी गई, वहां पर भी वहां की स्थानीय पुलिस से संपर्क के साथ वहां पर कई जो संभावित ठिकाने थे वहां पर छापेमारी की गई है। 22 टीमें हैं, जिसमें एसटीएफ भी है, एसओजी भी है, क्राइम ब्रांच है, उसके अलावा जो यूपी पुलिस की टीमें हैं वो लगातार छापेमारी कर रही हैं। जो अनंत देव डीआईजी रेलवे हैं, चूंकि वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं, उनको भी एसटीएफ का अतिरिक्त डीआईजी के तौर पर चार्ज दिया गया है। तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि चीजें लगातार निकाली जाएंगी। हालांकि अब तक जो 2 इनकाउंटर्स हुए हैं उनसे जो उनके मोबाइल डिटेल्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें बहुत सारे वीडियो, चैट और जो कॉल डिटेल्स हैं, उनके आधार पर पुलिस हर उस संभावित ठिकाने पर छापेमारी कर रही है, जिसको लेकर गुजरात में, मुंबई में, उसके अलावा पुणे है, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले हैं, जिसमें सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, साथ ही साथ जो कौसाम्बी या आसपास के जिले हैं वहां पर भी लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि जिसमें असद, जो कि अतीक अहमद का बेटा है, जो इस पूरे हत्याकांड को लीड कर रहा था, उसके साथ ही 5 और आरोपी हैं, जिसमें गुड्डू मुस्लिम भी है, साबिर भी है, उसकी तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो दो आरोपी, जिसमें से एक जो क्रेटा गाड़ी चला रहा था, जो इस पूरे हत्याकांड में यूज हुई थी, उसका ड्राइवर, और साथ ही साथ एक अन्य जिसने पहली गोली चलाई थी, उस्मान, उसको भी पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। और 5 जो बचे हुए लोग हैं, जिसमें अतीक अहमद का बेटा अशरद भी शामिल है, उन पर 2.5 लाख का इनाम उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से घोषित कर दिया गया है, जिसको लेकर लगातार पुलिस की टीमें पूरे देश भर के अलग अलग प्रदेशों में, साथ ही साथ देश के बाहर नेपाल में भी छापेमारी कर रही हैं, क्योंकि हर उस कोशिश का पता लगाने की कवायद चल रही है कि जहां से उनके सुराग मिल सके। हालांकि अभी तक खाली हाथ जरूर है, लेकिन कुछ डिटेल्स और कुछ वीडियो फुटेज मिले हैं, जो उस्मान के मोबाइल से वीडियोज और चैट्स मिली हैं, उनसे एक चीज जरूर पता चली है कि ये पहला मौका नहीं था जब उमेश पाल की हत्या के लिए शूटर्स ने उसकी रेकी की थी। इसके पहले 14 फरवरी, फिर 18 फरवरी, फिर 21 फरवरी लगातार उसकी रेकी की गई और कोशिश की गई कि उसको जो है गोली मार दी जाए, लेकिन उस दौरान सुरक्षा घेरा मजबूत होने की वजह से शूटर्स ऐसा नहीं कर सके। हालांकि 24 तारीख को जब वो अपने घर जा रहे थे, उस दौरान उनके 2 सुरक्षा कर्मियों के साथ ही उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक सुरक्षा कर्मी की मौत मौके पर ही हो गई थी और दूसरे सुरक्षा कर्मी की मौत लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी। तो सीधे तौर पर पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि 2 अपराधियों के इनकाउंटर हो चुके हैं, 5 जो अन्य हैं, जिन पर 2.5 लाख का इनाम भी घोषित है, उनको लेकर लगातार कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। कोशिश की जा रही है कि हर उस संभावित ठिकाने पर छापेमारी की जाए जहां पर वो हो सकते हैं। साथ ही साथ जो जेल का नेक्सस है, मतलब ये भी चीजें निकलकर सामने आई थी कि अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ, जो कि बरेली जेल में बंद है, और चूंकि अतीक अहमद गुजरात की जेल में है, दोनों जो मुस्लिम हॉस्टल है, जहां पर रूम नंबर 36 में इस पूरे हत्याकांड को लेकर साजिश रची गई थी, वहां पर लगातार व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क में थे। तो पुलिस उन सारे नेक्सस को भी तलाश रही है, जिसको लेकर बांदा में भी कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ जो अतीक अहमद के करीबी, साथ ही साथ
जो शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, उसको ठीक है। रखने वाले जफर के मकान पर भी बुलडोजर चलाया जा चुका है। तो निश्चित तौर पर पुलिस लगातार कोशिश कर रही है उनको डिटेक्ट करने की। एसटीएफ अगर देखा जाए तो एसटीएफ एक बड़े एक्शन की भी तैयारी में है, ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है इसके। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया था कि जो भी अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून के सम्मत होगी वो उन पर की जाएगी। हालांकि पुलिस कोशिश जरूर कर रही थी कि उस्मान हो या उसका ड्राइवर जो कि क्रेटा गाड़ी को चला रहा था जिस दौरान इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उस दौरान भी ये पूरी पुलिस की कोशिश थी कि अगर वो पुलिस की पकड़ में आते हैं तो उनसे पूछताछ के जरिए बाकी के जो अन्य शूटर्स हैं और जो असद है जो कि अतीक अहमद का बेटा है, जो इस पूरे हत्याकांड में शूटर्स को लीड कर रहा था, उनकी जो तलाश है वो शायद आसान हो सके। लेकिन पुलिस की मुठभेड़ के दौरान दोनों की मौत हो गई, इसलिए पुलिस उनसे बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकी। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जो उनके कॉल डिटेल्स हैं या उनकी जो लोकेशंस हैं, जो उनके चैट डिटेल्स हैं, उनके जरिए पुलिस बाकी जगहों पर दबिश दे रही है और कोशिश की जा रही है कि बाकी को डिटेक्ट किया जाए और जो 5 जो अभी जिसमें शूटर्स और साथ ही साथ अतीक अहमद का बेटा भी है, उनको किसी भी हालत में गिरफ्तार किया जाए, जिसको लेकर डीआईजी आनंद देव जो कि माने जाते हैं कि वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, उनको भी एसटीएफ का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। तो सीधे तौर पर लगातार उनकी तरफ से भी पूरी कोशिशें जारी हैं। पुलिस की 22 टीमें पूरे देश भर में और देश के बाहर भी छापेमारी कर रही हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इसके।